गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी की मांगों को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण शास्त्र अर्थात हिंदी पेडागॉगी पर ये पहला वीडियो मैंने बनाया है, जो सीटैट के परीक्षार्थियों के लिए लाभदायक है और शास्त्र में, और साथ ही डीएलएड के हिंदी और बीएड के का जो हिंदी जिनका मेथड होगा उनके लिए भी ये, जो वहाँ से यूनिवर्सिटी से 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, 2 नंबर के प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं, वहाँ भी ये यूज़फुल होगा। तो आइए देखें। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है मानक भाषा पर बल। दूसरा, समग्रतावादी दृष्टिकोण। तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। चौथा, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। तो इसका आंसर होगा भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। दूसरा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे पहला, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सकें। दूसरा, उसे अपने शब्दों में दोहरा सकें। तीसरा, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सकें। चौथा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। तो इसका भी आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा, अर्थात अपने अनुभव संसार से जोड़ सकें। प्रश्न नंबर 3 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है पहला, विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना। दूसरा, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना। तीसरा, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय। चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो सर्वोपरि उद्देश्य है वो यहाँ पर ये आंसर होगा। सर्वोपरि पूछ रहा है तो आंसर नंबर 4 जो है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? अभ्यास कार्य, आकलन, शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक। देखिए, उच्च प्राथमिक लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये ना समझिएगा कि केवल ये 6 to 8 के लिए है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि पेपर 1 को भी ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का चयन किया गया है। और बच्चों का, आप छात्रों का ये डिमांड था कि हिंदी पर भी दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, तो मैंने प्रयास किया है। बाकी आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा और सुझाव भी दीजिएगा कि और कैसे और क्या शामिल किया जाए इसमें। चलिए आइए देखें प्रश्न नंबर 6, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण खाली स्थान, खाली स्थान और खाली स्थान बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला साहित्य, अर्थात भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण साहित्य, सराहना और सामाजिक बोध के विकास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। या प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। या प्राथमिक चरण भाषा, साहित्य, ऐतिहासिक बोध के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। या प्राथमिक चरण साहित्य बोध, सराहना बोध और ऐतिहासिक बोध के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए आप लोगों को भरना होगा ये खाली स्थान, क्योंकि मिलजुल रहा है और ऐसे प्रश्नों में गलती होने की संभावना अधिक रहती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये होगा आपका प्रश्न नंबर 2, विकल्प नंबर 2, अर्थात सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, वाचन सिखाते समय कौन सी बात ध्यान में रखनी चाहिए? बाँचते समय छात्र की मुद्राएं, सस्वर तथा मौन वाचन में एकाग्रता, छात्र की अभिरुचि तथा प्रवृत्ति को जागृत करना, या उपरोक्त सभी। तो वाचन सिखाते समय इन तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए रखनी चाहिए। तो इस प्रकार आंसर जो होगा वो होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
वार्तालाप अथवा भाषण का गुण है, क्या है? तो सशक्तता है, प्रभावत्मकता है, अवसरानुकूलता है, या ये सभी है। तो वार्तालाप अथवा भाषण का गुण जो है ये सशक्तता भी है, प्रभावोत्पादकता भी है और अवसरानुकूलता भी है। तो इस प्रकार आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सभी ठीक सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वार्तालाप खाली स्थान होता है पर व्याख्यान में कभी कभी खाली स्थान रहता है, क्या है? देखिए, वार्तालाप, पहला ऑप्शन है वार्तालाप स्वाभाविक होता है पर व्याख्यान में कभी कभी बनावटीपन रहता है। दूसरा है वार्तालाप बनावटीपन होता है पर व्याख्यान में कभी कभी सशक्त रहता है। तीसरा है वार्तालाप स्वाभाविक होता है पर व्याख्यान में कभी कभी प्रभावोत्पादक होता है रहता है। चौथा है कोई नहीं। तो यहाँ पर हम लोग को देखना होगा, क्योंकि आंसर जो है वो थोड़ा सा चेंज करके एक जैसा है। तो वार्तालाप क्या होता है? वार्तालाप स्वाभाविक होता है पर व्याख्यान में कभी कभी बनावटीपन होता है, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो आंसर नंबर 1 जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वार्तालाप शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? सुभाषण शब्दावली, वार्तालाप का अभ्यास, उपयुक्त वातावरण या उपयुक्त सभी। तो वार्तालाप शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है ये सुभाषण शब्दावली भी है, वार्तालाप का अभ्यास भी है, उपयुक्त वातावरण भी है। तो इस प्रकार आंसर जो होगा वो चौथा नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संपूर्ण व्याकरण शिक्षा पहला भाषा पर निर्भर करती है, दूसरा पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करती है, तीसरा वार्तालाप पर निर्भर करती है, चौथा शिक्षकों पर निर्भर करती है। संपूर्ण व्याकरण शिक्षा जो है वो वार्तालाप पर निर्भर करती है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भाषण शैली के अंतर्गत आता है शब्दोच्चारण आता है, बल और विराम आता है, सुस्वरता आती है या सभी, ये तीनों सही हैं। तो यहाँ पर ये तीनों सही हैं और इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो 4 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेखक रचना के नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता है, वह इनसे आबद्ध रहता है, इस प्रकार की रचना क्या कहलाती है? संगठित रचना, स्वतंत्र रचना, मौखिक रचना, लिखित रचना। संगठित रचना कहलाती है। क्या कहलाती है? संगठित रचना। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मनुष्य अपने विचार भाषा में 2 प्रकार से व्यक्त करता है, बोलकर, लिखकर, पढ़कर। चौथा है पहला व दोनों, अर्थात बोलकर और लिखकर। तो इसका आंसर होगा मनुष्य अपने विचार भाषा में 2 प्रकार से लिखता है, बोलकर और लिखकर, अर्थात ऑप्शन चौथा सही होगा। 14 है, लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? 1936 में या 1935 में, 1934 में या 1933 में? तो लिपि सुधार समिति की स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, नरेंद्र समिति उत्तर प्रदेशीय शासन द्वारा कब नियुक्त हुई थी? जुलाई 1947 ईस्वी में, मार्च 1947 ईस्वी में, जनवरी 1947 ईस्वी में, फरवरी 1947 ईस्वी में? तो नरेंद्र समिति जो है उसका गठन जुलाई 1947 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालेलकर समिति केंद्रीय संविधान सभा की ओर से कब गठित हुई? अप्रैल 1938, अप्रैल 1948, अप्रैल 1928, अप्रैल 1958? तो कालेलकर समिति जो है ये अप्रैल 1948 में गठित हुई थी, याद रखिएगा। अप्रैल 1948 में कालेलकर समिति केंद्रीय संविधान सभा की ओर से गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, शुद्ध वर्तनी सीखने का सबसे आसान तरीका क्या है? पढ़कर, लिखकर या सुनकर? तो शुद्ध वर्तनी सीखने का सबसे आसान तरीका जो है वो लिखकर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्याकरण सीखने का मुख्य कारण क्या है? इससे तर्क और विचार शक्ति बढ़ती है, व्याकरण भाषा का सहचर है, नई भाषा सीखने में परम सहायक है, या ये तीनों उपरोक्त सभी? तो व्याकरण सीखने का कारण जो है ये तीनों है, क्योंकि व्याकरण से तर्क और विचार शक्ति भी बढ़ती है, व्याकरण भाषा का सहचर भी है और नई भाषा सीखने में हमारी मदद भी करता है। इस प्रकार ये तीनों आंसर सही हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका चौथा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 19 है, व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 4, 2, 3 या 5? तो व्याकरण की दृष्टि से वाक्य के 2 भेद हैं।
प्रश्न नंबर 20 है, भाव प्रकट करने का अभ्यास खाली स्थान रचना से मिलता है तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग खाली स्थान रचना द्वारा सीखा जाता है। स्वतंत्र, संगठित, भाव प्रकट करने का अभ्यास स्वतंत्र रचना से मिलता है तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग संगठित रचना द्वारा सीखा जाता है, या भाव प्रकट करने का अभ्यास मौखिक रचना से मिलता है तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग स्वतंत्र रचना द्वारा सीखा जाता है, या भाव प्रकट करने का अभ्यास लिखित रचना से मिलता है तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग संगठित रचना द्वारा सीखा जाता है, या कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पहला नंबर होगा। और तब क्या हो जाएगा, भाव प्रकट करने का अभ्यास स्वतंत्र रचना से मिलता है तथा शुद्ध भाषा का प्रयोग संगठित रचना द्वारा सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, लेखांश अनुवाद कराते समय भाषा संबंधी किस नियम का पालन करना पड़ता है? शैली की रक्षा, दूसरा भावों की रक्षा, तीसरा सरलता तथा सुबोधता, चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका उपरोक्त सभी होगा। 22 नंबर जो है, संक्षेपीकरण का विरुद्ध रूप क्या है? रचना संशोधन, पदान्वय, अनुवाद, वृद्धिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वृद्धिकरण, चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संवाद रचना का क्रमवार वर्णन क्या है? एकांकी नाटक, संवाद, वादानुवाद, साधारण बातचीत। तो आपसे क्या पूछ रहा है? क्रमवार वर्णन कह रहा है। पहले पहला होगा, चौथा होगा, तीसरा होगा, क्या होगा? तो देखिए आंसर हो जाएगा संवाद रचना का क्रमवार वर्णन क्या है। तो संवाद रचना का क्रम हम लोग इस तरह से देखेंगे। पहला होगा साधारण, पहले 1 नंबर में हो जाएगा साधारण बातचीत, 2 नंबर में यही रहेगा, तीसरा नंबर वादानुवाद होगा और चौथे नंबर पर एकांकी या नाटक होगा। मतलब चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी गद्य या पद्य की सुंदर रचना का बिना घटाए बढ़ाए साफ, सरल एवं सुबोध भाषा में व्यक्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पदान्वय कहलाता है। फिर से देखिएगा, किसी गद्य या पद्य की सुंदर रचना का बिना घटाए बढ़ाए साफ, सरल एवं सुबोध भाषा में व्यक्तीकरण क्या कहलाता है? पदान्वय कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हिंदी शिक्षण शास्त्र में के पहले वीडियो में 24 प्रश्नों का संकलन किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये प्रयास होगा कि 30 प्रश्नों का चयन हो, और तब तक के लिए इस वीडियो पर आप अपना कमेंट और सजेशन ज़रूर देंगे और बताएंगे कि और किस तरह के प्रश्नों का चयन किया जाए, और भी विषयों पर किस तरह की अगर आपका मांग है तो उसको हम देख रहे हैं कितना कर पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।